नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं पंचायती राज। इस पर यह वीडियो का अंक थर्ड होगा, क्योंकि यह जो है एम लक्ष्मीकांत पर आधारित वीडियो का पार्ट थर्ड होगा और इसमें हम चर्चा करें पंचायती राज या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। तो इसमें देखते हैं पंचायती राज के बारे में कुछ और डिटेल्स है और यह अंक अति महत्वपूर्ण साबित होगा सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। इसमें शामिल होगा यूपीएससी द्वारा आयोजित बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी मेंस एग्जाम 2023, जिसके मेंस एग्जाम्स जनवरी या फरवरी 2024 में होने की प्रबल संभावना है। साथ ही यह अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जिसमें यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली अपर प्रारंभिक परीक्षा, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च या मार्च में होने की प्रबल संभावना है। इसके बाद आरओ प्री एग्जाम्स, जिसका जो प्री एग्जाम है वो फरवरी में होने की संभावना है। और एपीएस भर्ती 2023, जिसका प्री एग्जाम 7 जनवरी 2024 को कराया जाएगा। साथ ही अन्य राज्यों के लोक सेवा आयोग और साथ ही संघ लोक सेवा आयोग ने भी ये अंक अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यानी अपर मुख्य परीक्षा की जीएस पेपर 2 में और संघ लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की जीएस पेपर 2 में भी यह अंक अति महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें शुरू करते हैं पंचायती राज, यस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसके बारे में ये सारी जानकारी पूरी की वीडियो में हम देख चुके हैं, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं डिटेल में। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं। तो यह सारे विषय को बारी बारी से इस पर चर्चा किए जा चुके हैं। अब हम इसमें देखेंगे 11वीं अनुसूची से। 11वीं अनुसूची से इस वीडियो की शुरुआत हम करेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसको लागू किया गया था, यानी लागू करने की जो डेट थी वो 24 अप्रैल 1993 थी। इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष जो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। जबकि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो इसको लागू जो है 2 दिन पूर्व, हालांकि 1 साल बाद लागू किया गया था। तो यह 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, क्योंकि राज्यों को इसमें 1 साल की छूट दी गई थी अपने राज्यों में लागू करने के लिए। और इसी के अंतर्गत जो है 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था उसके अंतर्गत जो है संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया, उसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इसमें देखते हैं कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, 73वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में भाग 9 जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची के बारे में देखते हैं। इसमें पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 प्रक्रियात्मक विषय वस्तु समाहित हैं। यानी 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 प्रक्रियात्मक यानी कार्य के रूप में जो है 29 विषय इसमें समाहित हैं। इसमें देखते हैं, इस पर हालांकि वीडियो के अन्य पार्ट में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें एम लक्ष्मीकांत के अलावा सुभाष कश्यप एनसीईआरटी 12th 11th पार्ट पर आधारित और परीक्षावाणी पर भी इस पर एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। तो इसमें देखते हैं एम लक्ष्मीकांत के आधार पर इसमें क्या जानकारी है। तो पहला इसमें है कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है। दूसरा है भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण। तीसरा है लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास। चौथा है पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्य पालन। पांचवा मत्स्य उद्योग। और छठा इसमें देखें तो वन जीवन तथा कृषि खेती वनों के संदर्भ में। और सातवां है लघु वन उत्पत्ति। आठवां देखें तो इसमें है लघु उद्योग, जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है। और नौवां है खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग। 10वां है ग्रामीण विकास। 11 नंबर है पीने वाला पानी, 12 ईंधन तथा पशुचारा। 13 सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन। 14 है ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत विभाजन समाहित है। और 15 नंबर देखें तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। 16 है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम भी जो 29 विषयों में शामिल है। इसके बाद 17 देखें तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विद्यालय, यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क एवं गैर वयस्क औपचारिक शिक्षा। 20वां है पुस्तकालय और 21 है सांस्कृतिक कार्य है। और 22 देखें तो बाजार में मेले। 23 है स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं, जिसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दवाखाने शामिल हैं। 24 है पारिवारिक समृद्धि। 25 महिला एवं बाल विकास। 26 है सामाजिक समृद्धि, जिसमें विकलांग व मानसिक रोगों की समृद्धि निहित है। 27 देखें तो कमजोर वर्ग की समृद्धि, जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल है। यानी 27 इसमें देखें तो कमजोर वर्ग की समृद्धि, जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्ग शामिल है। और 28 लोक विभाजन पद्धति। 29 है सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख। तो यह जो है 29 विषय जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको संविधान के भाग 9 में जोड़ा गया, उसके अंतर्गत 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित हैं। अब इसमें देखें तो अनिवार्य एवं स्वैच्छिक प्रावधान, इसके अंतर्गत कुछ अनिवार्य हैं, कुछ स्वैच्छिक हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब हम संविधान के भाग 11 या 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनिवार्य, बाध्यकारी एवं स्वैच्छिक, विवेकाधीन या वैकल्पिक उपबंधों प्रावधानों का पृथक विवेचन करेंगे। यहाँ भाग 11 जो है ये 11 नहीं 9 ही है, क्योंकि 11 में जो है संविधान के भाग 11 में जो है वह संघ राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई, यानी उसमें राज्य और संघ दोनों का जो उपबंध है भाग 11 में किया गया। यहाँ भाग 9 ही रहेगा। यहाँ देखते हैं तो अनिवार्य प्रावधान, यानी 29 जो विषय अभी हम देखें, इसमें से अनिवार्य 11 जो अनिवार्य हैं किसी भी पंचायत के लिए, किसी भी राज्य के लिए 11 प्रावधान उसमें अनिवार्य हैं। शेष जो आपके 18 हैं वह स्वैच्छिक, यानी राज्य पर इच्छा अनुसार है। तो इसमें अनिवार्य के अंतर्गत देखते हैं तो अनिवार्य में है एक गांव या गांव के समूह में ग्राम सभा गठन। दूसरा है गांव स्तर पर पंचायतों, माध्यमिक स्तर पर जिला, यानी गांव स्तर पर पंचायतों, माध्यमिक
स्तर एवं जिला स्तर पंचायतों की स्थापना। तीसरा है तीनों स्तरों पर सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव। चौथा है माध्यमिक और जिला स्तर के प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जो जिला स्तर है और माध्यमिक स्तर, माध्यमिक मतलब ब्लॉक स्तर पर जो ब्लॉक प्रमुख होते हैं, और जिला स्तर पर जो जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं, ये प्रमुखों के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, अर्थात इनके जो चुने हुए प्रत्यक्ष सदस्य हैं उन्हीं के माध्यम से जो उनके अध्यक्ष का चुनाव होता है। पांचवा है पंचायत के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों का मताधिकार। यानी पंचायत के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित जो अध्यक्ष होंगे तथा अन्य सदस्यों का मताधिकार के बारे में अनिवार्य रूप से इसमें प्रावधान। इसके बाद पंचायतों में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए, अर्थात कोई भी जैसे ग्राम पंचायत अध्यक्ष अर्थात ग्राम प्रधान या सरपंच के लिए भी और सदस्य के लिए भी न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष है। साथ ही माध्यमिक और जिला स्तर पर भी यही नियम लागू है। सातवां देखें तो इसमें सभी स्तरों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य प्रमुख दोनों के लिए आरक्षण है। इसके बाद आठवां सभी स्तरों पर सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित। इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए आरक्षित होगा सभी स्तरों पर, यानी सदस्य हो चाहे अध्यक्ष हो, इस सभी स्तर पर जो है 1/3 जो पद होगा वो वुमेन रिजर्वेशन के लिए होगा। नौवां देखें तो पंचायतों के साथ ही मध्यवर्ती जिला निकायों का कार्यकाल 5 वर्ष होना चाहिए, ताकि किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए। यानी इंपॉर्टेंट इसमें हो जाता है कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा और किसी पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने यानी कार्यकाल समाप्त हो गया तो 6 माह की अवधि के भीतर नए चुनाव हो जाने चाहिए, ये अनिवार्य है। 10वां देखें तो पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाएगी। और इसके अनिवार्य के अंतर्गत आखिरी देखें जो 11 अनिवार्य हैं तो उसमें आखिरी अनिवार्य में है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए। अब देखते हैं स्वैच्छिक प्रावधान जिसमें कुल 12 हैं। तो स्वैच्छिक प्रावधान के अंतर देखें यानी राज्य की इस स्वेच्छा पर डिपेंड करता है। तो इसमें देखें पहला है ग्राम सभा को ग्राम स्तर पर शक्ति एवं प्रकारियों से युक्त करना। दूसरा है ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीकों को निर्धारित करना। ग्राम पंचायतों के अध्यक्षों को मध्यवर्ती पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना और जहां मध्यवर्ती पंचायतें नहीं है वहां जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना। और 4 नंबर है मध्यवर्ती पंचायतों के अध्यक्षों को जिला पंचायतों में प्रतिनिधित्व देना। और 5वां है विधानसभाओं एवं संसदीय के निर्वाचन क्षेत्र विशेष के अंतर्गत आने वाली सभी पंचायती राज संस्थाओं में संसद और विधानमंडल दोनों सदन के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना। और 6वां है पंचायत के किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग के लिए यानी पंचायत के किसी भी स्तर यानी तीनों स्तरों में से कोई भी स्तर पर पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए सदस्य एवं प्रमुख दोनों के लिए स्थानों का आरक्षण यानी ये स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं, लेकिन ST और महिलाओं के लिए अनिवार्य था। और 7वां देखें तो यह आपका है पंचायतें स्थानीय सरकार के रूप में कार्य कर सकें इस हेतु उन्हें अधिकार एवं शक्तियां देना, संक्षेप में स्वायत्त निकाय बनाने के लिए। और 8वां देखें पंचायतों को सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए शक्तियों और दायित्वों का प्रत्यायन और संविधान की 11वीं अनुसूची के 29 कार्यों यानी 11वीं सूची में हमने देखा 11वीं सूची के 29 कार्यों में से सभी अथवा कुछ को संपन्न करना। और 9वां देखें पंचायतों को वित्तीय अधिकार देना अर्थात उन्हें उचित कर पथ कर और शुल्क आदि के आरोपण और संग्रहण के लिए प्राधिकृत करना। और 10वां देखें राज्य सरकार द्वारा संग्रहित कर होगा, शुल्क होगा, पथ कर होगा, फीस आदि के लिए पंचायत को अधिकृत करना। 11 नंबर देखें तो राज्य की निधि से पंचायतों को अनुदान सहायता प्रदान करना। और 12 नंबर है पंचायतों में निधि का गठन करना जिसमें पंचायत का धन जमा किया जाए, तो यह स्वैच्छिक प्रावधान रहे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है 1996 का पेशा अधिनियम, विस्तार अधिनियम, इसको विस्तार अधिनियम कहते हैं, कई बार पूछता है एग्जाम में। अभी जो है UPPSC अपर प्री एग्जाम में पेशा के बारे में पूछा गया था या कब लागू किया गया तो 1996 में, और ये विस्तार अधिनियम है। इसको देखते हैं 1996 का पेशा अधिनियम विस्तार अधिनियम पंचायतों से संबंधित संविधान का भाग 9 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं, यानी 5वीं अनुसूची जो है उसमें जो वर्णित क्षेत्र उस पर लागू नहीं होगा, तो इसको देखते हैं लागू नहीं यानी पेशा का मतलब जो है इसको समझ लेते हैं। तो पेशा PESA यानी P से इसमें पंचायत, S एक्सटेंशन, 2 S शेड्यूल एरिया एक्ट 1996 है। तो इसको देखते हैं। होता हालांकि संसद इन प्रावधानों को कुछ अपवादों तथा संशोधनों सहित उक्त क्षेत्रों पर लागू कर सकती है। इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित अधिनियम 1996 पारित किया, जिसे पेशा एक्ट अथवा विस्तार अधिनियम कहा जाता है। वर्तमान 2019 में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आते हैं, यानी वर्तमान 2019 तक बताया गया, हालांकि ये 2023 जो वर्तमान है वो 2023 का दिसंबर है। और आज देखें तो आज 28 नवंबर 2023 है, तो आज भी यह वर्तमान दृष्टिकोण से सत्य है। तो 10 राज्यों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। इसको देखें तो आपका जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये दोनों ही जो पहले एक राज्य थे विभाजित होकर 2 राज्यों में बटे हैं। छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, इन 10 राज्यों में अपने पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर अपेक्षित अनुपालन कानून अधिनियमित किए गए हैं। यानी यहाँ पर ये कह रहा है, अभी हमने देखा कि ये जो है 10 राज्यों में 5वीं अनुसूची के क्षेत्र आते हैं, तो ये 10 राज्य रहे। और अभी हमने इसको देखा कि जो ये भाग 9 संविधान के भाग 9 और
भाग 9 की 5वीं अनुसूची में वर्णित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। 5वीं अनुसूची में भी मैंने देखा है कि ये जो 10 राज्य हैं यहाँ पर पेशा कानून लागू नहीं होगा, विस्तार अधिनियम लागू नहीं होगा। इसमें देखते हैं अधिनियम के उद्देश्य पर चलते हैं। तो पेशा अधिनियम के उद्देश्य लिखित हैं, उद्देश्यों पर चर्चा कर लेते हैं। संविधान की भाग 9 की, यानी संविधान का भाग 9 जैसा कि हम जानते हैं कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो भाग 9 की पंचायतों से जुड़े प्रावधानों को जरूरी संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तारित करना। दूसरा, जनजातीय जनसंख्या को स्वशासन प्रदान करना। तीसरा है सहयात्री लोकतंत्र के तहत ग्राम प्रशासन स्थापित करना तथा ग्राम सभा को सभी गतिविधियों का केंद्र बनाना। 4 नंबर है पारंपरिक परिपाटियों की सुसंगतता में उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा विकसित करना। और 5 नंबर जनजातीय समुदायों की परंपराओं रिवाजों की सुरक्षा तथा संरक्षण करना। और 6 नंबर पर चलते हैं, तो इसमें जनजातीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप उपयुक्त स्तरों की पंचायतों को विशिष्ट शक्तियों से युक्त करना। और 7 नंबर देखें तो इसमें उच्च स्तर पंचायतों को निचले स्तर की ग्राम सभा की शक्तियों एवं अधिकारों के छीनने से रोकना। अब देखते हैं अधिनियम की विशेषताओं को। अधिनियम की विशेषताएं, पेशा अधिनियम की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसमें पहला है अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों पर राज्य विधायन वहां की प्रथागत कानूनों, सामाजिक एवं धार्मिक प्रचलनों तथा सामुदायिक संसाधनों के पारंपरिक प्रबंधन परिपाटियों के अनुरूप होगा। दूसरा इसमें देखें तो यह है एक गांव के अंतर्गत एक समुदाय का वास स्थल अथवा वास स्थलों का एक समूह अथवा एक टोला अथवा टोलों का समूह होगा जहां वह समुदाय अपनी परंपराओं एवं रिवाजों के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा हो। और नेक्स्ट इसमें 3 नंबर है, प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पंचायत के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज हुए हैं। इसमें तीसरा नंबर क्या है इसको समझते हैं। तो प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होगी जिसमें ऐसे लोग होंगे जिनके नाम ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के लिए निर्वाचक सूची में दर्ज हो। आगे इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट इसमें जो है वह आपका जो है 4 नंबर है, इसको समझते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा अपने लोगों की परंपराओं एवं प्रथाओं, उनकी सांस्कृतिक पहचान, सामुदायिक संसाधन तथा विवाद निवारण के परंपरागत तरीकों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए सक्षम होगी। 5 नंबर देखते हैं, तो प्रत्येक ग्राम सभा के लिए यह बात है सामाजिक एवं आर्थिक विकास के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं को स्वीकृति देगी, इसके पहले कि वे ग्राम स्तरीय पंचायत द्वारा कार्यान्वयन के लिए हाथ में लिए जाएं। और नेक्स्ट इसमें जो है यानी 5 का उपखंड 2 जो है इसको समझते हैं, तो गरीबी उन्मूलन अन्य कार्यक्रमों के लाभार्थियों की पहचान के लिए जिम्मेदार होगी। 6वां देखें, प्रत्येक पंचायत उपरोक्त योजनाओं, कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के लिए निधि में उपयोग संबंधी प्रमाण पत्र ग्राम सभा से प्राप्त करेगी। और 7वां है, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित क्षेत्रों में सीटों का आरक्षण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होगा जिसके लिए संविधान में भाग 9 में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। हालांकि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कुल सीटों के आधे 1/2 से कम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त पंचायतों के हर स्तर पर अध्यक्षों की सभी सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित होगी। 8 नंबर देखें, जिन अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व मध्यवर्ती स्तर की पंचायत या जिला स्तर की पंचायत में नहीं, उन्हें सरकार द्वारा नामित किया जाएगा, किंतु नामित सदस्यों की संख्या पंचायत में निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या के 1/10 भाग से अधिक नहीं होगी। और 11 नंबर देखें, तो अनुसूचित क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के पहले अथवा अनुसूचित क्षेत्रों में इन परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों की पुनर्स्थापन अथवा पुनर्वास से पहले ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत से सलाह की जाएगी। हालांकि परियोजनाओं की आयोजना एवं कार्यान्वयन अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य स्तर पर समन्विकृत किया जाएगा। 10वां देखें, तो अनुसूचित क्षेत्रों में लघु जल स्रोतों के लिए आयोजना एवं प्रबंधन की जिम्मेदारी उपयुक्त स्तर की पंचायत को दे दी जाएगी। और 11 नंबर, अनुसूचित क्षेत्रों में छोटे स्तर पर खनिजों का खनन संबंधी लाइसेंस अथवा खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत की अनुशंसा प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब देखते हैं इसमें 12 नंबर जो है, छोटे स्तर पर खनिजों की नीलामी द्वारा दोहन के लिए रियायत प्राप्त करने के लिए ग्राम सभा अथवा उपयुक्त स्तर की पंचायत की पूर्व अनुशंसा अनिवार्य होगी। ये इंपॉर्टेंट है 12 नंबर। 13 नंबर, जबकि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं को प्रकार करने के लिए अधिभार संपन्न बनाया जा रहा है, राज्य विधायिका यह सुनिश्चित करेगी कि उपयुक्त स्तर पंचायत तथा ग्राम सभा को, इसमें जो है कई उपखंड दिए गए हैं, यानी कुल मिलाकर देखें तो 7 उपखंड हैं 13 में। इसमें पहला उपखंड देखते हैं, किसी नशीले पदार्थ की बिक्री अथवा उपयोग को रोकने अथवा नियमित करने अथवा प्रतिबंधित करने का अधिकार होगा। छोटे स्तर पर वन उपज पर स्वामित्व होगा। अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के अलगाव को रोकने की शक्ति होगी। साथ ही किसी अनुसूचित जनजाति की गैर कानूनी ढंग से भी देखने के पश्चात वापस भूमि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का अधिकार होगा। और 4 नंबर, ग्रामीण हाट बाजारों में प्रबंधन की शक्ति होगी। 5वां, अनुसूचित जनजातियों को पैसा उधार देने के मामले में नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। सभी सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत संस्थाओं और पदाधिकारियों पर नियंत्रण रखने की शक्ति होगी। और 7वां है, स्थानीय आयोजनों तथा ऐसी आयोजनाओं जिसमें जनजातीय उप आयोजना शामिल है पर नियंत्रण की शक्ति होगी। और 14 नंबर देखें, तो राज्य विधान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि उच्च स्तर की पंचायतें निचले स्तर की किसी पंचायत या ग्राम सभा के अधिकारों का हनन अथवा उपयोग नहीं कर रही हैं। 15 नंबर देखें, तो अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तर पर प्रशासकीय व्यवस्था बनाते समय राज्य विधायिका संविधान की 6ठी अनुसूची का अनुसरण करेगा। और 16 नंबर है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों संबंधित किसी कानून का कोई प्रावधान यदि इस अधिनियम की संगत में नहीं हो तो वह राष्ट्रपति द्वारा इस अधिनियम की स्वीकृति प्राप्त होने की तिथि 1 वर्ष की समाप्ति के पश्चात लागू होने से रह जाएगा। हालांकि उक्त तिथि के तत्काल पहले अस्तित्व में रही सभी पंचायतें अपने कार्यकाल की समाप्ति तक चलती रहेंगी, बशर्ते उन्हें राज्य विधायिका द्वारा पहले ही भंग न कर दिया जाए। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, तो इसमें पंचायती राज के वित्तीय स्रोत पर चलते हैं। यानी अभी हमने पेशा के बारे में डिटेल से देखा, तो अब देखते हैं पंचायती राज के वित्तीय स्रोत यानी आमदनी का क्या जरिया है।
तो इसमें देखें भारत के द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्रोतों तथा उसकी वित्तीय शक्तियों को निम्नलिखित रूप से संक्षेपित किया है। तो पहला इसमें देखें, संविधान के चौथे खंड का बड़ा हिस्सा पंचायती राज संस्थाओं की संरचनात्मक शक्तियों के बारे में है, लेकिन स्वायत्त अथवा उससे ऊपर निर्भर संस्थाओं की कार्यकुशलता उनकी वित्तीय स्थिति पर निर्भरता करती, उनकी अपने संसाधन जुटाने की क्षमता पर भी निर्भर करती है। साधारणतः हमारे देश में पंचायतें निम्नलिखित तरीकों से राजस्व एकत्र करती हैं। पहला देखें, तो संविधान की धारा 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र सरकार से अनुदान प्राप्त, यानी संविधान की जो धारा यानी जो अनुच्छेद 280 है यह केंद्रीय वित्तीय आयोग से संबंधित है। कई बार एग्जाम पूछता है, तो इसमें कह रहा संविधान की धारा 280 के आधार पर केंद्रीय वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार केंद्र सरकार से प्राप्त अनुदान है। दूसरा है संविधान की धारा 243 फर्स्ट के अनुसार राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। और तीसरा है राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज अनुदान। चौथा है केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का अतिरिक्त केंद्रीय मदद के नाम पर कार्यक्रम केंद्रित आवंटन, यानी केंद्रीय आवंटन है। पांचवा देखें तो आंतरिक होगा स्थानीय स्तर पर संसाधन निर्माण, जिसमें कर तथा गैर कर सम्मिलित हैं। दूसरा देखें तो देश भर में राज्यों ने पंचायतों के वित्तीय सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। पंचायतों के अपने संसाधन अल्पज्ञ हैं, अत्यल्पल्य हैं यानी अल्पज्ञ हैं, अंत्यपल्य यानी अत्यधिक कम है। जिसमें देखें तो केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु वे राज्य हैं जिन्हें पंचायत सशक्तिकरण के मामले में अग्रणी समझा जाता है, लेकिन वहाँ पंचायतें सरकारी अनुदान पर अत्यधिक निर्भर है। इसके बारे में कोई निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकता है। पहला देखें, पंचायतें आंतरिक संसाधन जुटाने में कमजोर हैं। वह एक हद तक एक छीण कर यानी कऊ पद के कारण तो है ही, लेकिन ये पंचायतों के कर संग्रहण में पंचायतें अनुदान के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों पर अत्यधिक निर्भर हैं। तीसरा, केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त अनुदानों का बहुलांश विशेष योजना केंद्रित पंचायतों को सीमित अधिकार है, व्यय के मामले में उन्हें सीमित अधिकार है। नेक्स्ट इसमें देखें तो 4 नंबर, राज्यों की गंभीर वित्तीय स्थिति के कारण राज्य सरकारों को पंचायतों को वित्त आवंटन करने में अनिच्छा हो रही है। 11वीं अनुसूची के अहम विषयों यानी जो अनिवार्य विषय था 11वीं सूची में भी देखा, अहम विषय जिसमें प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, स्वच्छता, लघु सिंचाई आदि संबंधित योजनाओं था, उन पर होने वाले व्यय पर आज भी राज्य सरकारें सीधे जिम्मेदार हैं। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि पंचायतों के पास जिम्मेदारी बहुत है पर संसाधन बेहद कम है। तीसरा देखें तो हालांकि केंद्र राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित वित्त स्वायत्त को प्राप्त होने वाली राशि का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, परंतु पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संग्रहित संसाधन उनके वित्तीय अधिकार का मूल है। प्रश्न केवल संसाधनों का नहीं बल्कि स्थानीय कर व्यवस्था की मौजूदगी इस चुनी गई संस्था में जन भागीदारी सुनिश्चित करती है, जिससे पंचायती राज संस्था नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनती है। अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में ग्राम पंचायतें तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में, क्योंकि उनकी अपनी भी कर व्यवस्था। हालांकि पंचायती राज के 2 अन्य स्तर अपने संसाधन जुटाने के मामले में पूरी तरह से टोल करोए फीस तथा गैर कर राजस्व पर निर्भर हैं। यानी इसमें क्या है, इसको ध्यान दें तो कर अपने संसाधनों के संग्रहण के मामले में ग्राम पंचायतें तुलनात्मक रूप से बेहतर स्थिति में, क्योंकि उनकी अपनी भी कर व्यवस्था है, जबकि पंचायती राज के 2 अन्य स्तरों जिसमें मध्यवर्ती और जिला स्तर है अपने संसाधन जुटाने के मामले पूरी तरह से टोल टैक्स होता है यानी टोल करोए फीस तथा गैर कर राजस्व पर निर्भर है। राज्य पंचायती राज अधिनियम ने ग्राम पंचायतों को अधिकांश कराधान के अधिकार दे रखे हैं। माध्यमिक तथा जिला पंचायतों की कर व्यवस्था कर तथा गैर कर दोनों काफी लघु रखी गई हैं, जो कि द्वितीय क्षेत्रों में जैसे कि फेरी सर्विस, बाजार, जलता संरक्षण सेवाएं, वाहनों का पंजीकरण, स्टैंप ड्यूटी पर शिष्टता अन्य तक सीमित होते हैं। कई राज्यों के विधायनों के अध्ययन से संकेत मिलता है कि कई तरह के कर जिसमें शुल्क, मार्कर तथा फीस ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसमें से अन्य चीजों के अलावा चुंगी, संपत्ति, आवास कर, पेशा कर, भूमि कर, वाहनों पर लगने वाले कर, मार्ग कर, मनोरंजन कर, पशु लाइसेंस फीस, गैर कृषि भूमि पर कर, मवेशी पंजीकरण फीस, स्वच्छता, जल निवास संरक्षण कर, जल कर, प्रकाश कर, शिक्षा शुल्क, मेलों त्योहारों पर कर आते हैं। अब इसमें देखते हैं अप्रभावी निष्पादन के कारण। इसमें देखें 73वें विधेयक यानी 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 के जरिए संवैधानिक स्थिति तथा सुरक्षा प्रदान करने के बावजूद पंचायती राज संस्थाओं का काम संतोषजनक और आशा अनुकूल नहीं रहा। इस निम्न स्तरीय निष्पादन के कारण ये हैं। तो कारण देखते हैं, पर्याप्त हस्तांतरण का अभाव। इसमें अधिकतर राज्यों ने कार्य फंड तथा कार्यकारियों के हस्तांतरण के पर्याप्त उपाय नहीं किए। हालांकि पंचायती राज संस्थाएं अपने संवैधानिक निर्धारित कार्य संपन्न कर सके। आगे जरूरी कि पंचायतों के पास अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने लायक संसाधन हो। जहां एक और राज्य वित्त आयोगों ने अपनी अनुशंसाएं भेज दी, वहीं दूसरी ओर बहुत कम ही राज्यों ने पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने की कदम उठाए। दूसरा है नौकरशाही का अत्यधिक नियंत्रण। कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों को अधीनस्थ स्थान दे रखा हो, इसलिए ग्राम पंचायतों के सरपंचों को आश्चर्यजनक रूप से अधिक समय प्रखंड प्रकारों में फंड और या गैर तकनीकी अनुमोदन यानी फंड और या तकनीकी अनुमोदन के लिए जाना पड़ता है। प्रखंड प्रकार कार्यालय के कर्मचारियों के साथ काम करने से चुने गए प्रतिनिधियों सरपंचों की भूमिका पर आ जाती है। फंडों की प्रकृति देखें, इसके 2 निहितार्थ हैं। कुछ परियोजनाओं के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों या कार्य के सभी हिस्सों के लिए अनुकूल नहीं है। इसका नतीजा होता है गैर जरूरी कार्यान्वयन या निधि राशि का अधूरा व्यय। चौथा, सरकारी निधि पर अत्यधिक निर्भरता। प्राप्त निधि तथा स्व संग्रहित निधि की समीक्षा से देखा गया है कि पंचायतें सरकारी निधि व्यवस्था लगभग पूरी तरह निर्भर है। जब पंचायतें संसाधन स्वयं संग्रहित नहीं करती, आत्मनिर्भर नहीं होती और बाहर से निधि प्राप्त करती हैं, तो जनता निधि स्वयं से सामाजिक अंगीकरण के लिए नहीं करेगी। पांचवा है वित्तीय अधिकारों के प्रयोग की अनिच्छा। एक महत्वपूर्ण शक्ति जो ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित की गई है वह है संपत्ति पर कर लगाने की शक्ति। दूसरा है व्यापार, बाजार, मेला, अन्य उपलब्ध सेवाओं के लिए भी कराधान, जैसे सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों
की व्यवस्था। बहुत कम ही पंचायतें कर लगाने तथा वसूलने के अपने वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करती हैं। पंचायतें यह तर्क पेश करती हैं कि जब आप खुद लोगों के बीच रहते हैं तो उनसे कर वसूलना कठिन काम है। ग्राम सभा की स्थिति के बारे में देखते हैं। तो ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण, पारदर्शिता, जवाबदेहिता, वंचित समूह की भागीदारी के मामले में एक सशक्त प्रभावकारी हथियार है। लेकिन कई राज्यों के एक्ट ग्राम सभाओं के अधिकारों को स्पष्ट नहीं कर पाए। न ही इन सभाओं के प्रकारों में निर्दिष्ट कार्यविधियों को स्पष्ट किया गया है। अधिकारियों को दंड देने की व्यवस्था के बारे में भी स्पष्टता नहीं है। नेक्स्ट, समांतर निकायों का गठन। प्रायः समांतर निकायों को त्वरित कार्यान्वयन तथा बेहतर जवाबदेही की आशा में गठित किया जाता है। हालांकि न के बराबर प्रमाण है कि ऐसे समांतर निकाय स्वयं को विकृतियों यथा पक्षपाती राजनीति, लूट की बंदरबाट, भ्रष्टाचार तथा संभ्रांतों द्वारा कब्जे से मुक्त रखी गई है। खास अभियान जो मुख्य कार्यक्रमों या कार्य योजनाओं की अनदेखी कर देते हैं। वर्तमान ढांचे तथा उनके प्रकारों और नवनिर्मित ढांचों तथा उनके प्रकारों के बीच मेल नहीं बनने देती। समांतर निकाय पंचायती राज संस्थाओं के वैध क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं क्योंकि उनके पास श्रेष्ठतर संसाधन बंदोबस्त होते हैं। कमजोर संरचना। देश में अनेक ग्राम पंचायतों में पूर्णकालिक सचिव नहीं होते हैं। लगभग 25% ग्राम पंचायतों के पास अपने कार्यालय भवन नहीं होते। अनेकों के पास नियोजन, निगरानी आदि के लिए आंकड़े या तथ्य संग्रह नहीं होते। निर्वाचित पंचायती संस्थाओं के अधिकार सदस्य अर्धशिक्षित हैं, इसलिए वे अपनी भूमिका, जिम्मेदारी, कार्य योजना, कार्यप्रणाली तथा व्यवस्था के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। प्रायः सक्षम, आवश्यक आवधिक प्रशिक्षण की कमी के कारण वे अपने प्रकारों का सही निष्पादन नहीं करते हैं। हालांकि सभी जिला स्तरीय तथा मध्यवर्ती पंचायतें कंप्यूटरों से संपृक्त हैं, परंतु केवल 20% ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां कंप्यूटर पर काम करने की व्यवस्था। कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों के पास कंप्यूटर कोई व्यवस्था नहीं है। अब आगे देखते हैं इसमें पंचायतों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद एक नजर में वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें अनुच्छेद और उससे विषय वस्तु के बारे में हम देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जिसको 24 अप्रैल 1993 से लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में जो है 22 अप्रैल 1994 से लागू किया गया। तो इसमें जो इसमें भाग 9 है। भाग 9 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं और ग्रहणी अनुसूची में जो है 29 विषय दिए हैं, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। तो अनुच्छेद के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें जो शुरू होता है वह होता है 243 से, या 243 से 243 तक है। कुल मिलाकर देखें तो इसमें यदि 243 को शामिल करें कुल मिलाकर 16 इसमें अनुच्छेद शामिल जाएंगे। जिसमें देखें 243 परिभाषा एंड डिफिनीशन है, और 243A जो है ग्राम सभा के बारे में बताता है। 243B पंचायतों के संविधान के बारे में है। 243C के बारे में देखें 243C पंचायतों का गठन है, और 243D सीटों का आरक्षण है। 243E पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि है, और 243F जो है यह सदस्यों से अयोग्यता है, और 243G देखें तो पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारता, उत्तरदायित्व है, और 243H के बारे में देखें तो यह पंचायतों की करारोपण की शक्ति है। 243I है वित्तीय स्थिति समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन है। 243J देखें तो पंचायतों के लेखा अंकेक्षण है, और 243K है पंचायतों का चुनाव जो है 243K के द्वारा है, और 243L है संघीय क्षेत्रों पर लागू होना, और 243M है कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। 243N देखें तो पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों का जारी रहना, और 243O जो है चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है। यानी O जो है यह न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है चुनावी मामलों के संदर्भ में। इस प्रकार से देखें तो 243 को O को ले लें तो कुल मिलाकर इसमें 16 अनुच्छेद, यानी 1 243 और O तक जो 15 है, कुल मिलाकर देखें तो इसमें 16 अनुच्छेद दिए गए हैं। इसको याद करने के तरीके के रूप में भी कहा जा सकता है। जैसे ए जो है इसमें असेंबली यानी ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, जैसे हम जानते हैं ग्राम सभा जो होती है एक अस्थायी होती है, और जबकि ग्राम पंचायत जो अस्थायी होती है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ग्राम सभा भंग नहीं होती। जैसे कि केंद्रीय स्तर पर राज्यसभा होती है और राज्य स्तर पर विधान परिषदें होती हैं। 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं, जिसमें हम चर्चा पूर्व वीडियो में कर चुके हैं। जिसमें 6 राज्यों में उत्तर के जो है राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार हैं, पश्चिम के राज्यों में महाराष्ट्र और कर्नाटक, और पूर्वी के राज्यों में देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। और ग्राम पंचायतें 5 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है, और ग्राम सभा जो होती है इसे भंग नहीं होती है। और यह जो होता है इसमें जो नामांकित सभी सदस्य होते हैं, निर्वाचित होने के योग्य नामांकित सभी सदस्य जो होते हैं वह ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और इसमें देखें तो ये सारी जानकारी जो है हमने अनुच्छेद के माध्यम से देखा है। वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हो जाते हैं। तो इस पर चर्चा थोड़ा और डिटेल से हम कर लेते हैं। तो इसमें देखें कुछ जो जानकारी के रूप में कुछ और ऐड करते हैं, चर्चा कर लेते हैं। यानी इसमें जो एक ट्रिक्स है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें जो है यानी इसको याद करने का एक सिंपल ट्रिक्स देखते हैं क्या होगा। तो इसमें जो है गांव के 3 स्तर आरक्षण के अयोग्य हैं। यानी इस ट्रिक्स के माध्यम से कुछ इसके महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद उसको याद करने का प्रयास करते हैं। तो गांव का मतलब ग्राम सभा है। यह जो स्टार्ट होगी आपकी 243A है। यानी यहाँ से याद करना है गांव के 3 स्तर आरक्षण के अयोग्य हैं। तो गांव जो है ग्राम सभा 243A से शुरू है कि इसमें साइलेंस इसको नहीं करेंगे। 3 का मतलब त्रिस्तरीय संरचना, यानी त्रिस्तरीय संरचना का जो प्रावधान किया गया है 243B के तहत किया गया है। और त्रिस्तरीय पंचायत का जो है 243B हो गया। इसके बाद सर जो इसमें संरचना को बता रहा है कि पंचायत की संरचना कैसी होगी, 243C के अंतर्गत बताया गया। सर इसमें जो है संरचना को बता रहे हैं। इसके बाद जो है आरक्षण
आरक्षण का प्रावधान जो किया गया है, यानी इसमें क्रमशः देखें तो ए बी सी, आरक्षण जो इसमें है 243D के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया, डी हो गया। के जो इसमें है वो कार्यकाल है, ए जो है इसमें कार्यकाल यानी कार्यकाल 243E के तहत जो है कार्यकाल है। और इसमें अयोग्यता जो ई के बाद एफ मतलब फेल्योर यानी आरक्षण के अयोग्य होगा, सदस्यों की अयोग्यता यानी 243F के तहत जो होगा वह अयोग्यता होगी। तो इस तरह से देखें तो गांव के 3 स्तर आरक्षण के अयोग्य हैं। इसमें गांव 243A है यानी ग्राम सभा जो है 243A के अंतर्गत होगा। त्रिस्तरीय जो पंचायती व्यवस्था है वो 243B है। इसमें सर संरचना 243C है और आरक्षण या पंचायत में आरक्षण 243D है। के जो है वो कार्यकाल बता रहा है 243E है और अयोग्यता 243F मींस फेल्योर है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण जो इसमें अनुच्छेद हैं इसको ट्रिक्स के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। तो अभी देखें तो यहाँ पर जो 243D है C2 का आरक्षण है, आरक्षण के बारे में थोड़ी सी और जानकारी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान दें महत्वपूर्ण रूप से कि संविधान के अनुच्छेद 330 संविधान का अनुच्छेद 330 जो है लोकसभा में SC/ST का आरक्षण बताता है। यानी जो SC और ST हैं इनके आरक्षण को लोकसभा में 330 के तहत बताया गया है। और अनुच्छेद 331 यानी उससे आगे वाला जो है यह एग्लो इंडियन लोकसभा में एग्लो इंडियन के आरक्षण को बताता है। लेकिन अब जो 104वें संविधान संशोधन द्वारा जो है 131 को निश्चित कर दिया गया, यानी इसको समाप्त कर दिया गया है। और जो है 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा ही जो SC और ST जातियों का जो आरक्षण है वह अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2020 में ऐसा किया गया था, 2030 के लिए कर दिया गया, 2030 तक के लिए। इसके बाद अनुच्छेद 332 के बारे में देखें तो राज्य विधानसभा में SC/ST का आरक्षण यानी ये 330 और 31 केंद्र संबंधित है और 332 और 333 जो है 332 और 333 जो है राज्य विधानसभाओं में है। तो ये जो 332 है ये राज्य विधानसभा में SC/ST का आरक्षण बताता है और 333 जो है ये एग्लो इंडियन के लिए बताता है। तो 333 निश्चित हो चुका है क्योंकि एग्लो इंडियन का प्रावधान राज्य में भी समाप्त कर दिया गया, जिसे केंद्र में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट इसमें देखें तो आपका शुरू होता है 338 यानी अनुच्छेद 338 जो है यह SC कमीशन, यह जो है SC कमीशन के बारे में प्रावधान करता है। 338A जो है इसके बारे में देखें तो ये ST कमीशन के बारे में बात करता है और 338B के बारे में देखें तो ये OBC कमीशन के बारे में प्रावधान करता है। आगे इसमें देखें तो इसमें है अनुच्छेद 331 यानी 341 जो यह है 341 जो है SC संबंधित है और 342 जो है यह ST संबंधित है। और इसके अलावा देखें तो अनुच्छेद 342A जो है यानी 342A EWS यानी जो EWS अभी जो 10% आरक्षण जो EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दिया गया है उसमें संविधान के 342A के तहत इसको ऐड किया गया है। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आरक्षण के बारे में दी गई और यहाँ पर कुछ और जानकारी को यदि ऐड करते हैं संविधान ग्रुप में ऐड करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आपका है अनुच्छेद 170 अनुच्छेद जो आपका संविधान में 170 दिया गया है यह विधानसभा संबंधित है। और यह याद रखना है कि विधानसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या 500 रखी गई है, यानी 500 से अधिक नहीं हो सकते और मिनिमम जो है वह 60 रखी गई है। हालांकि मिनिमम में अपवाद है क्योंकि इसमें देखा जाए अपवाद के रूप में तो सिक्किम में 32 मात्र हैं और गोवा में 40 है, मिजोरम में भी 40 हैं। ये भी कई बार एग्जाम पूछता है तो उसको चर्चा हमने कर लिया, थोड़ी सी जानकारी के रूप में इसको ऐड कर लिया। आगे देखते हैं। अब इसमें है राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के नाम, यानी जो राज्य हैं उसमें पंचायती राज संस्थाओं को क्या नाम दिया गया है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में इसमें। तो इसमें देखें तो राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के नाम 2019 तक जो था यानी लेटेस्ट आज यानी 28 नवंबर 2023 तक भी यही यथावत है, आगे भी यही यथावत रहेगा जब तक इसमें कोई संशोधन कर दिया जाए, तो ये जल्दी बदलते नहीं है। तो इसमें देखें आंध्र प्रदेश में देखें तो पंचायती राज संस्थाएं त्रिस्तरीय, इसका नाम ग्राम पंचायत, मंडल परिषद और जिला परिषद है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में जो है आप देखें तो इसमें भी ग्राम पंचायत, अंचल परिषद और जिला परिषद है। असम में देखें तो इसका नाम बदल जाएगा, गोवन पंचायत, आंचलिक पंचायत और जिला परिषद है। इसके बाद बिहार में देखें तो ये बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत और जिला परिषद यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था यहाँ पर भी है। तो कुछ महत्वपूर्ण को देख लेते हैं, सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश में, यानी सारी जानकारी मध्य प्रदेश को भी ऐड कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में जो ये है आपका जो है ग्राम पंचायतें, प्रखंड पंचायतें और जिला पंचायतें हैं। इसके अलावा इसमें जो ये भी देख सकते हैं, झारखंड के बारे में भी देख सकते हैं, झारखंड में ये भी स्थिति है, ग्राम पंचायत और इसके बाद पंचायत समिति और जिला पंचायत वैसे ही है जैसे यूपी में है वैसे झारखंड में भी है। तो ये छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति दिख रही है, छत्तीसगढ़ को भी देखें तो त्रिस्तरीय है, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत है। इसके बाद देखें मणिपुर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश। अपना उत्तर प्रदेश यहाँ पर यह है, तो यह आपका यहाँ त्रिस्तरीय व्यवस्था है। इसमें जो है ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत है। इस प्रकार से उत्तराखंड को भी देख लें तो उत्तराखंड की भी दशा वैसे ही है जैसे उत्तर प्रदेश में, इसमें ग्राम पंचायत है, मध्यवर्ती पंचायत और जिला पंचायत है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है, तो इस प्रकार से सारी जानकारी इसमें ऐड है, तो इसको देखते हैं। अब इसमें चलते हैं पंचायती राज के विकास में मील के पत्थर के बारे में देखते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी इसका हम बैकग्राउंड से लेकर के आज तक की स्थिति में देखेंगे कि इसकी पंचायतों का विकास किस प्रकार से हुआ, मील के पत्थर इसमें किस प्रकार साबित हुए। तो इसमें देखें पहली पीढ़ी की पंचायतें को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट जनरेशन से आज वर्तमान पीढ़ी तक किस दशा में यह पहुंची है।
तो सबसे पहले बात की, जैसे कि हम जानते हैं कि अपने देश को आज़ादी जो है 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई और हमारे देश में संविधान जो लागू हुआ है, भारत जो गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को है, हमारे देश में संविधान लागू हुआ। लगभग 200 सालों के अंग्रेजी शासन की दास्ता से मुक्ति मिलने के बाद भारत को जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली और भारत जो है पूर्ण गणराज्य बना, यानी लोकतांत्रिक देश बना, गणराज्य देश बना वो 26 जनवरी 1950 को, और संविधान लागू होने के साथ ही यहाँ पर निर्वाचित राष्ट्रपति का प्रावधान कर दिया गया। इसमें देखें तो पहला इसमें 1948 से 49 यानी 1948 से 1949 तक देखें इसमें किस तरह के पंचायती राज में विकास हुआ। तो संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा की गई, यानी जो संविधान बनाने के लिए 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान संविधान सभा की जो है वह संविधान सभा की व्यवस्था की गई संविधान के निर्माण के लिए, और जिसमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। उस पर हालांकि अलग से वीडियो की चर्चा की जाएगी। तो उसमें देखें तो 1948-49 के दौरान ही संविधान सभा में पंचायती राज की भूमिका पर चर्चा की गई थी। इसी के अंतर्गत जो गांधीनियन संविधान है, यानी गांधी जी के आधारित जो संविधान में भाग शामिल किया गया, उनके आदर्श, उनके जो कार्य हैं, उसके आधार पर संविधान के यानी डीपीएसपी यानी संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्यों के निर्देश है, बाध्यकारी नहीं, इनको न्यायालय में वाद योग्य, इसको न्यायालय में नहीं ला जा सकता। तो संविधान के जो है डीपीएसपी में अनुच्छेद 40 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसी 40 को जो है संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू किया गया और जिसको 24 अप्रैल 1993 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब यह जो है वाद योग्य और राज्यों के लिए बाध्यकारी कर दिया गया। इसमें हमने देखा कि इसमें जो है कुछ अनिवार्य प्रावधान थे और कुछ जो है स्वैच्छिक थे। स्वैच्छिक हम डिटेल में कर चुके हैं। दूसरा 1950 के दौर में देखें तो इसमें क्या हुआ, 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का स्वशासन की इकाई के रूप में उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 40 में इसकी चर्चा की गई। इसको हमने डिटेल में पूर्व में देख चुके हैं और यहाँ पर भी हमने चर्चा की इस पर। आगे देखें तो 1952 में क्या हुआ, इस पर चर्चा की जा चुकी है, लेकिन यहाँ देखते हैं 1952 में 2 अक्टूबर को सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, यानी गांधी जयंती के उपलक्ष्य में 1952 में, यानी पंचायती राज की जो मील का पत्थर हुआ उसमें पहली स्टेप देखें, पहली सीढ़ी जो इसमें शुरुआत हुई 1952 में 2 अक्टूबर 1952 को जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद 1957 का दौर देखें तो बलवंत राय मेहता समिति का जनवरी में गठन किया गया। समिति ने 24 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी। आगे देखते हैं तो 1958 से 1960 के दशक में क्या हुआ, को इसमें कतिपय राज्य सरकारों ने पंचायत अधिनियम पारित किए जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसके बाद 1959 के में देखें तो क्या हुआ, इसमें 2 अक्टूबर को, यानी 1959 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पीढ़ी की पंचायत का उद्घाटन किया। केरल विधानसभा में केरल जिला परिषद विधेयक लाया गया। विधानसभा भंग होने के पश्चात विधेयक पारित नहीं हो सका। यानी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि सर्वप्रथम जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ शुरू हुई, तो 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के अवसर पर भी यही हुआ। तो राजस्थान के नागौर जिले में हुआ। प्रायोगिक तौर पर पूछेगा तो आंध्र प्रदेश में हुआ। दूसरा स्थान पूछेगा, दूसरा कौन सा राज्य जहाँ पंचायती राज शुरू हुआ, तो भी आंध्र प्रदेश होगा। इसके बाद नेक्स्ट देखें तो यह आपका दौर है 1964 से 1967 का। इसमें प्रथम पीढ़ी की पंचायती राज संस्थाओं का अवसान हुआ। दूसरी पीढ़ी की पंचायतों का विकास आसमान देखते हैं, सेकंड जनरेशन के बारे में चर्चा करते हैं। सेकंड जनरेशन शुरू होता है इंदिरा गांधी के कार्यकाल में और ये आपातकाल के बाद की स्थिति है। इसमें दूसरी पीढ़ी यानी जब इसमें अशोक मेहता समिति यानी बलवंत राय मेहता समिति, जो कि पंचायती राज के शिल्पकार यानी BR मेहता जो है, कई बार जो बलवंत राय मेहता को BR मेहता के रूप में पूछ देता है, तो वही बलवंत राय मेहता जो कि भारतीय पंचायती राज चुनाव पद्धति के शिल्पकार अभियंता माने जाते हैं। तो उनके गठन के 20 साल बाद अशोक मेहता समिति गठित होती है। उस दौरान ही जो जनता पार्टी सरकार थी उसमें दूसरी पीढ़ी की पंचायतों का विकास शुरू हुआ। इसमें देखें तो 1978 में पश्चिमी बंगाल में 4 जून को दलीय आधार पंचायत चुनाव संपन्न और इसी के साथ दूसरी पीढ़ी पंचायती राज की शुरुआत। पंचायतों की कार्यप्रणाली पर 12 दिसंबर 1970 तक अशोक मेहता समिति की नियुक्ति, इसमें अपनी रिपोर्ट 21 अगस्त 1978 को सौंपी। अगला देखें तो इसमें 1983 में आता है। 1983 में कर्नाटक सरकार ने नया पंचायती राज अधिनियम अधिनियमित किया। 1984 योजना आयोग द्वारा सितंबर 1982 में जिला स्तरीय आयोजना पर गठित हनुमंत राव समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट इसमें देखें तो 1985 में आता है कर्नाटक पंचायती राज अधिनियम को जुलाई में राष्ट्रपति की स्वीकृति। 14 अगस्त से यह कानून लागू। 1985 में पुनः देखें तो योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के प्रकाशीय पक्ष पर 25 मार्च को गठित GV राव समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर में सौंपी। 1986 में देखें तो आंध्र प्रदेश ने पश्चिमी बंगाल तक कर्नाटक के पंचायती राज मॉडल का अनुसरण किया। 1987 में कर्नाटक में जनवरी में पंचायती राज चुनाव संपन्न और 1990 में देखें कर्नाटक में पंचायतें भंग, 1990 में कर्नाटक में पंचायतें भंग उन्हें प्रशासकों के अधीन लाया गया। अब थर्ड जनरेशन देखते हैं, 3G में देखते हैं पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा, यानी जब संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन लागू, जिसको डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ से जो है 3G जनरेशन या थर्ड जनरेशन शुरुआत होती है। तो इसमें जो है 1986 यानी राजीव गांधी का कार्यकाल है, तो LM सिंघवी समिति यानी राजीव गांधी के कार्यकाल से पंचायतों का तीसरी जो पंचायती राज संवैधानिक दर्जा मिला है, तीसरी पीढ़ी में आता है। तो इसमें देखें LM सिंघवी समिति ने 27 नवंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा की। यानी यहाँ से शुरू हो जाता है संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा किसने की, LM सिंघवी समिति ने। 1988 देखें संसद की परामर्शदात्री समिति ने PK थुंगन के अध्यक्षता में एक उप समिति संविधान संशोधन पर विचार करने के लिए गठित की। इसके बाद देखें 1989 में तो संसद ने, यह BP सिंह का कार्यकाल था, इसमें देखें तो संसद ने
संसद में 15 मई को 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो कि 15 अक्टूबर को राज्यसभा में पराजित हो गया। यानी ये भी जो 64वां संविधान संशोधन लाया गया था, ये तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कार्यकाल में लाया गया था, और यह जो है लोकसभा में पारित हो गया, परंतु राज्यसभा में पारित होने के कारण ये जो है गिर गया या पराजित हो गया। 1990 के दौर में देखें तो यह वीपी सिंह का कार्यकाल आता है। संसद में 7 सितंबर को 74वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, जो कि लोकसभा भंग होने के पश्चात रद्द हो गया। यानी इसमें 7 सितंबर को, यानी इस सब पारित होने से पूर्व ही जो 74वां संविधान संशोधन लाया गया था, जो कि लोकसभा भंग होने के कारण था, जो है चंद्रशेखर और वीपी सिंह की सरकार जो थी उस दौरान गिरने के बाद ये जो है भंग हो गया, लोकसभा भंग के पश्चात रद्द हो गया। अब 1991 में देखते हैं, संसद में 72वां पंचायत एवं 73वां नगर निकाय संशोधन विधेयक लाया गया, जिन्हें संसद की संयुक्त प्रवर समिति को सितंबर में संदर्भित कर दिया गया। यानी पहले 72वां और 73वां था, यदि पारित होता तो यह एक स्थान कम हो जाता, लेकिन यह पारित नहीं हो सका। आगे देखें तो इसमें 1992 का महत्वपूर्ण दौर शुरू होता है। इसमें है 22 दिसंबर को लोकसभा में दोनों विधेयक पारित किए गए। 22 दिसंबर को लोकसभा, पीवी नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल है, तो 22 दिसंबर को लोकसभा में दोनों विधेयक पारित, जबकि 23 दिसंबर को राज्यसभा में दोनों विधेयक पारित हो गए। यानी 22 दिसंबर को लोकसभा में दोनों विधेयक पारित हो गए, 73वां 74वां, और 23 दिसंबर को राज्यसभा में दोनों विधेयक ही पारित हो गए। 93 देखते हैं, 73वां संशोधन क्योंकि दिसंबर में पारित हुए, तो जस्ट कुछ ही समय बाद जो है वो आपका 1993 का साल शुरू हो गया। तो 73वां संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संशोधन अधिनियम 1992 24 अप्रैल से लागू हो गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून से लागू हो गया। 93-94 के दौर देखें तो सभी राज्य सरकारों ने 30 मई 1993 और 23 अप्रैल 1994 के बीच समरूप अधिनियम पारित किए, जिसमें उत्तर प्रदेश देखें तो उत्तर प्रदेश जो अपना उत्तर प्रदेश है 22 अप्रैल 1994 को जो है उत्तर प्रदेश में इसको लागू कर दिया, यानी 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को। इसके बाद 1994 देखें तो 30 मई को 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में पंचायती राज संपन्न कराया गया। यानी सबसे पहला देखें 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो चुनाव कराया गया वो मध्य प्रदेश में, वेरी इंपॉर्टेंट एमपीपीसीएस अन्य राज्यों के जो आयोग हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद 1996 में देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस बारे में चर्चा कर चुके हैं पेशा के बारे में। तो इसमें है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा के प्रावधान, जिसके अंतर्गत 73वें संशोधन को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार किया गया, 24 दिसंबर से लागू हो गया। नेक्स्ट इसमें देखें तो आपका यह है केरल में 16 अगस्त को जन योजना अभियान पीपुल्स प्लान कैंपेन शुरू किया गया। 2001 में देखें तो बिहार में 23 वर्षों बाद पंचायत चुनाव संपन्न, 11 से 30 अप्रैल के बीच में 2001 में जो है बिहार में चुनाव संपन्न कराया, वो 23 वर्षों बाद संपन्न कराए गए। 2001 में देखें तो 83वें संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2001 में, तो इसमें है 83वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 243M में संशोधन लाया गया, जो कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के आरक्षण, यानी इसमें देखें तो जो कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के आरक्षण संबंधित है, अब तक बचे एकमात्र राज्य में नई परिस्थितियों में चुनाव पंचायत कराने का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी यहाँ जो है यह 83वां संविधान संशोधन 2000 में जो पारित किया गया अरुणाचल प्रदेश संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद जो अभी हम देखा 243A से लेकर 243O तक जो आपका प्रावधान था, यानी जो कुल मिलाकर 16 दिए गए, इस 243 भी जिसमें डिफिनेशन इसको ऐड करें तो 16 इसमें अनुच्छेद देंगे, तो इसमें जो M उसमें संशोधन किया गया। M को देखते हैं, M जो इसमें दिया गया था उसको चर्चा कर लेते हैं अभी कि M जो इसमें किस चीज़ पर संशोधन किया गया। तो M जो है यह आपका कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना जिसमें अरुणाचल प्रदेश शामिल था, तो उसको 83rd अमेंडमेंट 2000 द्वारा जो इसमें अरुणाचल प्रदेश में भी लागू कर दिया गया। अब इसमें देखते हैं कुछ और जानकारी को। अब यह जो आपका शुरू है, यानी इसमें हमने ये सब जानकारी देख ली। अब देखते हैं इसमें, तो यह है पंचायती राज में से संबंधित समितियां, यानी पंचायती राज से संबंधित समितियां संवैधानिकरण के बाद पर देखते हैं कि इसमें पंचायती राज से संबंधित कौन सी समितियां बनाई गई। पूर्व की समितियों पर हम चर्चा कर चुके हैं, और संवैधानिकरण के बाद यानी 73वें संविधान संशोधन 1992 के बाद क्या बने उस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें देखते हैं सबसे पहली समिति क्या है, समिति का नाम, अध्यक्ष और नियुक्ति वर्ष और कार्यग्रहण वर्ष, इसको देखते हैं। पहला इसमें है पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स यानी कार्यदल, इसके अध्यक्ष ललित माथुर थे। नियुक्ति वर्ष 2001 थे और कार्यभार ग्रहण भी इनका जो किया गया था 2001 में ही किया गया था। दूसरी समिति देखें तो निम्नतम ग्रास रूट स्तर पर नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह, इसके अध्यक्ष बी रामचंद्रन थे। नियुक्ति वर्ष 2005 है और कार्यभार ग्रहण वर्ष 2006 है। तीसरा जिला स्तर नियोजन की नियमावली तैयार करने का कार्यदल, इसके अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती राजवंत संधू हैं और इनकी नियुक्ति वर्ष 2008 है और कार्यभार ग्रहण भी 2008 ही है। चौथा देखें तो DRDA यानी जिला ग्रामीण एजेंसी की पुनर्गठन के लिए गठित समिति है और इसके अध्यक्ष बी रामचंद्रन है। नियुक्ति वर्ष 2010 से और कार्यभार ग्रहण वर्ष 2012 है। पांचवा देखें तो आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति यानी लेवरेजिंग यानी उत्तोलन की विशेषज्ञ समिति जो थी ये मणिशंकर अय्यर हैं। ये 2012 में इसकी नियुक्ति की गई थी नियुक्ति वर्ष, और 2013 यह कार्यभार ग्रहण वर्ष इसका रहा।
अब इसके बाद ये सारे प्रश्न इसमें दिए गए हैं, यानी टिप्पणी संदर्भ के अंतर्गत इसमें प्रश्न पूछे गए हैं। और प्रश्नों पे इसमें देखा जाए तो पहला स्थानीय शासन के विषय को संविधान की 7वीं सूची में राज्य सूची में दर्शाया गया है, यानी ये सारे संदर्भ सूची उसमें जो दिए गए हैं उसकी व्याख्या किया गया है। तो ये सारी जानकारियां थी। अब इसमें जो जानकारी रही है आगे जो इसमें है वो नगर निगम है, यानी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसको जो है भाग 9 में जोड़ा गया और संविधान 12 में अनुसूचित तरह इसकी चर्चा की गई म्युनिसिपल पॉलिटिक्स में। तो इस पर चर्चा जो है वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में की जाएगी। तो यहीं तक जो है रहा हुआ 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 11वीं अनुसूचित 7 में इसमें पेशा और जो इसके प्रावधान हैं सारी जानकारी हमने इस वीडियो के अंत में कवर करने का प्रयास किया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।